हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे या बताएंगे चैप्टर 3 धातु और अधातु के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए अच्छे से। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हमारे चैनल पे भी अपलोड किए जा रहे हैं, इनको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र। कॉपर के दो प्रमुख अयस्क के नाम व सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 में पूछा गया है। इसलिए कौन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो पहला कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट, जिसका सूत्र है CuFeS2। दूसरा है मैलाइट, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ये क्या है आपका? दूसरा। कॉपर के दो प्रमुख अयस्क के नाम हो गए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया है, इसलिए कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आघात वर्धनीयता तथा तन्यता को उदाहरण सहित समझाइए। तो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? आघात वर्धनीयता यह धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटने या रोल करने पर वह टूटती नहीं है, बल्कि पतली चादरों के रूप में फैल जाती हैं। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आघात मतलब चोट पहुंचाने, वर्धनीयता उसे बढ़ा दे, मतलब चोट दे देकर उसे क्या करें? बढ़ाएं, बट वो टूटे ना। मतलब जो चादर बनाए वो क्या हो? टूटे ना। उसे क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। जैसे उदाहरण सोना और चांदी। दूसरा एल्युमिनियम। सोना और चांदी क्या होता है? इसके पीट के क्या होता है? इसका वो बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। एल्युमिनियम होता है, इसके भी आभूषण बनाने में काम आते हैं। फिर इसी का दूसरा क्या है? तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं? यह धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर बिना टूटे लंबे और पतले तारों में बदला जा सकता है। तन्यता, तन्यता मतलब तनाव, तान के। अभी पढ़ाए थे आघात वर्धनीयता। आघात मतलब चोट पहुंचाना, तन्यता मतलब तान का। मतलब यह धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींच कर बिना टूटे लंबे और पतले तारों में बदला जा सकता है। वो क्या कहलाते हैं? तन्यता कहलाते हैं। तन्यता का उदाहरण क्या है? तांबा, एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम। तांबा, तांबा क्या किस काम में आता है? कॉपर, कॉपर जिसे कहते हैं, इसका क्या काम आता है? तार बनाने में, तार बनाने में, बर्तन तार बनाने में। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी तार बनाने में उपयोग किया जाता है। इसे ज़्यादातर आप लोग देखे ही हैं, जो गांव-गांव में बिजली के खंभे लगे होते हैं उसमें एल्युमिनियम ही तार लगा होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन वो है, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए और अंतर बताइए। तो खनिज और अयस्क को परिभाषित कीजिए और अंतर बताइए। तो खनिज क्या होता है? पहले जानिए खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु या खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु या यौगिक मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट, पाइराइट। फिर अयस्क, अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे धातु को आर्थिक रूप से लाभदायक तरीके से आसानी और कम लागत पर निकाला जाता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क क्या होते हैं? प्रायः खनिज होते हैं, मतलब खनिजों से अयस्क को प्राप्त किया जाता है। उदाहरण जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। जो एल्युमिनियम होता है उसका अयस्क क्या है? बॉक्साइड। ये एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो क्या है? बॉक्साइड है। और लोहे का अयस्क, लोहे का अयस्क हेमेटाइट है। मतलब हेमेटाइट से लोहा बनाया जाता है और बॉक्साइड से एल्युमिनियम बनाया जाता है। अब अंतर जानना है, अयस्क और खनिज में अंतर जानना है। तो अयस्क क्या होते हैं? ये खनिज जिनमें धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। ये क्या होते हैं? एक खनिज होते हैं जिनसे धातुएं
आसानी से प्राप्त की जा सकती है। खनिज भूपर्पटी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। फिर सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, मतलब सभी अयस्क में क्या होते हैं? धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। बल्कि सभी खनिजों में धातु की मात्रा क्या होती है? प्रतिशत मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जो अयस्क होते हैं उनमें धातु की प्रतिशतता क्या होती है? बराबर होती है, मात्रा पर्याप्त में होती है। बल्कि खनिज में क्या होता है? सभी खनिजों की धातु की प्रतिशत मात्रा भिन्न होती है। फिर तीसरा क्या है? अयस्क में अशुद्धियां न के बराबर होती हैं। जो अयस्क होते हैं इनमें अशुद्धियां न के बराबर होती है, क्योंकि ये खनिजों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या होता है? निष्कर्षण के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसमें क्या होती है? अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं। बल्कि खनिज जो होते हैं उनमें क्या होता है? खनिजों में अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिज जो होते हैं इनमें अशुद्धियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर क्या है? सभी अयस्क धातु निष्कर्षण हो सकता है, मतलब क्या होते हैं? जो अयस्क होते हैं उनका धातु निष्कर्षण हो सकता है, बट सभी खनिज होते हैं उनका धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। फिर क्या कहते हैं? सभी अयस्क जो हैं वो क्या हैं? सभी अयस्क जो हैं वो खनिज हैं, और सभी खनिज अयस्क नहीं है। मतलब समझिए, जो अयस्क होते हैं वो खनिज प्रायः खनिज होते हैं, मतलब सभी के सभी खनिज होते हैं, बट जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जानिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन का मतलब आप लोग समझिए, भर्जन का मतलब होता है भूजना, जिसे गांव में कहते हैं भोजना। भर्जन का मतलब भोजना। भोजना क्या होता है या भर्जन क्या होता है? मतलब अयस्क धातु और अधातु के मामले में भर्जन क्या होता है? तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जब अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इससे क्या क्या होता है? उदाहरण जैसे सल्फाइड की अशुद्धि निकालने में, सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। क्या होते हैं? सल्फाइड की अशुद्धि होती है, उसे सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जैसे सल्फर और O2, मतलब सल्फर की क्रिया और O2 की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 है आपका, निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। निस्तापन और भर्जन क्या होता है? तो भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो भर्जन होते हैं उसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन क्या होता है? इसमें गर्म वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, मतलब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। दूसरा क्या होता है? जो भर्जन होते हैं वह प्रायः किसके ऑक्साइड होते हैं? सल्फाइड के अयस्क होते हैं। जो भर्जन होते हैं वो प्रायः सल्फाइड के अयस्क होते हैं। और जो निस्तापन होता है इसमें प्रायः कार्बोनेट के अयस्क होते हैं। फिर इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और निस्तापन में क्या होता है? इस विधि में अयस्कों का निर्जनीकरण हो जाता है। फिर क्या है? इसमें एसोटी गैस उत्पन्न होती है। जो भर्जन होता है उसमें क्या होता है? SO2 गैस उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ये भर्जन में अयस्क को यह प्रायः क्या होते हैं? सल्फाइड होते हैं। इनमें सल्फाइड की उपस्थिति में ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होते हैं? ये सल्फाइड या SO2 गैस उत्पन्न करते हैं। और जो भर्जन होता है इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रायः क्या होते हैं? कार्बोनेट या कार्बन के आयन अयस्क पाए जाते हैं, इसलिए इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। इसमें जो भर्जन होता है इसमें SO2 और निस्तापन में CO2। अब जानिए आपका छठा क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। तो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब धातुओं को हम उनकी क्रियाशीलता के अनुसार क्या करते हैं? घटते क्रम में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी जैसे
पोटेशियम इसकी सबसे ज़्यादा, इससे कम सोडियम, इससे ज़्यादा कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम अल्मीनियम, इससे कम जिंक, इससे कम आयरन, इससे कम लेड, इससे कम हाइड्रोजन, इससे कम सी यू कॉपर, इससे कम Hg, फिर Ag। मतलब जो होता है सक्रियता श्रेणी जो होती है वो धातुओं के क्रियाशीलता के अनुसार उन्हें घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी पदार्थ प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका अनुप्रयोग जानिए। इसका अनुप्रयोग होता है धातुओं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। इसमें क्या पता चलता है कि जो धातु होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। फिर दूसरा अनुप्रयोग धातुओं के निष्कर्षण व संक्षारण को समझने में, जो इसका अनुप्रयोग होता है निष्कर्षण और संक्षारण को समझने में। तीसरा धातु प्रस्थापन अभिक्रियाओं का पता लगाने में, धातु की प्रस्थापन अभिक्रिया का पता लगाने मतलब प्रतिस्थापन उसको विस्थापन करने की अभिक्रियाओं का पता लगाने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन 7 क्या है आपका? क्वेश्चन 7 है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है वो क्या होती है? तो यह एक सारणी है, मतलब जो यह एक सारणी है जिसमें तत्वों को मुख्यतः धातुओं मतलब तत्व जिनमें मुख्यतः धातु हों उनको उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी होती है जिसमें तत्वों यानी कि मुख्यतः धातुओं को उनके इलेक्ट्रॉनिक विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। वो क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसमें यह नोट जरूरी होता है, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी वो क्या होगी? कम होगी। फिर नीचे से ऊपर जाने पर मतलब जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तत्वों की क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ती है या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा। और इसका उपयोग क्या है? उपयोग ये धातुओं की क्रियाशीलता और विस्थापन अभिक्रियाएं ज्ञात करने में, मतलब जो धातु होती है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है और वो कितना विस्थापन अभिक्रिया में महत्वपूर्ण या योगदान प्रदान करती है, उसे क्या मतलब वो क्या होता है? उपयोग किया जाता है उसमें, मतलब कितनी अभिक्रिया में विस्थापित करता है या धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है उसके उपयोग में किया जाता है। दूसरा क्या है? विद्युत रासायनिक सेल की वोल्टता ज्ञात करने में, जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उसकी वोल्टता ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है और नीचे से ऊपर जाने के तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ती है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? और कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं की एक निश्चित मात्रा को मिलाकर बनने वाला ठोस पदार्थ मिश्र धातु क्या होता है? जब या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित मात्रा में, मतलब उसका मात्रा निश्चित ना हो, निश्चित हो कि इतना इतना ही मिलाया गया है, उसके पदार्थ जो मिलाया गया है उसके पश्चात जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा में क्या होता है? कॉपर प्लस टीन होता है, मतलब तांबा और टीन होता है। तांबा कितना होता है? कॉपर कितना होता है? 90% होता है और टीन 10% होता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में। पीतल क्या? अब देखिए दूसरा क्या है? पीतल। पीतल में कौन कौन सा मिश्र धातु पाई जाती है? तांबा होता है, जिंक होता है और एल्युमिनियम होती है। तो अब मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु जैसे आप लोग समझ जाइए कि अब जब मिश्र मतलब होता है मिलना, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं की एक निश्चित मात्रा में मिलाकर जो ठोस पदार्थ बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। कांसा में कॉपर और टीन होता है, पीतल में तांबा और जिंक होता है। तो ये रहा आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे क्या होगा कि आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलती रहे और आप लोग की जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी है बोर्ड पेपर की, वो अच्छे से होती रहे। धन्यवाद दोस्तों या मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे अंक लाइए और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके से तैयार कीजिए।